पापा आज मेरे एडमिशन की लास्ट डेट है, प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना। अरे तेरे एडमिशन के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? तुझे क्या लगता है तेरा कॉलेज का एडमिशन दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम है? चुपचाप बैठ, जब मेरे पास समय होगा तो मैं चलकर एडमिशन करा दूंगा। पापा तब तक तो लास्ट डेट निकल चुकी होगी ना, फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा? अच्छा ठीक है, आप एडमिशन फीस दे दीजिए, मैं अपना एडमिशन खुद ही करा लेती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हैं? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी छूट भी नहीं दी है अभी तक तुझे कि तू अपना एडमिशन का सारा काम खुद ही कर ले। एडमिशन की लास्ट डेट निकल जाएगी तो किसी और कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, नहीं तो 1 साल घर में बैठ जाना, कोई आफत नहीं आ रही। अपनी माँ के साथ घर के काम सीखना। और वैसे भी ये कॉलेज और पढ़ाई नहीं, घर गृहस्थी के काम ही आने वाली जिंदगी में तेरे काम आएंगे। पापा अगर आप कहो तो मैं मम्मी को साथ लेकर अपने कॉलेज चली जाऊं, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? जैसी तू वैसी तेरी मम्मी। इतनी अकल है क्या तेरे माँ के पास कि तेरे साथ कॉलेज जाकर दाखिला करा दे? तेरी माँ तो बाजार से जाकर ढंग से सब्जी तक नहीं ला पाती, कॉलेज में तेरा एडमिशन क्या कराएगी? वहां जाकर मुंह ताकती नजर आएगी। तुम दोनों अपना और मजाक मत बनाओ, चुपचाप घर में बैठो। अब मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। पापा की बातें सुनने के बाद शालिनी को बड़ा दुख पहुंचा था। पता नहीं पापा मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं। भैया को तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकते, लेकिन मुझे कभी भी अपना कोई भी काम खुद करने की परमिशन नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, जबकि मैं हमेशा भैया से ज़्यादा जिम्मेदारी से हर काम करती हूँ। देख बेटा, फालतू बातों में दिमाग मत लगा। ठीक ही तो कह रहे हैं तेरे पापा, इतना बड़ा कॉलेज है और वैसे भी कॉलेज में लड़के ही ज़्यादा होते हैं। तू कहाँ अकेले कॉलेज में धक्के खाएगी? तेरे पापा साथ में जाएंगे और तेरा एडमिशन करा देंगे, तुझसे नहीं होगा बेटा। शालिनी सीमा और महेश की इकलौती बेटी थी। सीमा और महेश का शालिनी के अलावा एक बेटा भी था जिसका नाम था रोहित। परिवार का माहौल शुरू से कुछ ऐसा रहा था कि पिता महेश ने हमेशा पत्नी सीमा और बेटी शालिनी को दबाकर ही रखा। उनके पास न पहनने की आज़ादी थी न कहीं आने जाने की। उनके जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय महेश ही लिया करता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटी को इस लायक समझता ही नहीं था कि वो कोई निर्णय ले पाए। माँ पापा हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं हमेशा रोहित से ज्यादा नंबर लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी पापा हमेशा रोहित को ही फेवर करते हैं। उसके तो एवरेज नंबर भी नहीं आते। उसके बाद भी पापा ने उससे बाइक दिलवाई, और मुझे बाइक दिलवाना तो दूर, घर से बाहर जाने पर भी 10 बातें सुनाते हैं। बेटा वो लड़का है, लड़की और लड़कियों में कोई बराबरी नहीं होती। बस उतना कर जितना तेरे पापा कहें। रोहित उनका बेटा है और तू बेटी। इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। माँ के कहे हुए इन शब्दों को शालिनी ने अपने मन में बसा लिया था कि वो अपने भाई और पिता से कमतर है और उसे हमेशा पिता और भाई के संरक्षण की जरूरत है। उनके बिना उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता और शालिनी की शादी की उम्र हो गई। शालिनी की माँ, आज लड़के वाले उसे देखने आएंगे, समय से तैयार कर देना उसे। और हाँ, समझा देना कि लड़के के सामने ज्यादा पटर पटर बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्यादा में रहे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं शालिनी को समय से तैयार कर दूंगी। देखिए बहुत गुणी है मेरी बेटी, बीएड किया है उसने, हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आई है। बड़ी इच्छा है इसकी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने की। हमारी शालिनी जैसा ही कोई पढ़ा लिखा होनहार लड़का हमें मिल जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की पढ़ी लिखी होनहार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आदमी की तरह नौकरी करने और पति के सर पर सवार होने वाले रिवाज हमारे घर में नहीं चलते। हमें तो सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए जो घर में रहे, घर गृहस्थी देखे और घर में सबकी सेवा करे। नौकरी करने के लिए हमारा लड़का है ना, और ये नौकरी करने वाली लड़कियां ना हमें पसंद नहीं है, ना ही धीरज को। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, लड़की नौकरी करती है तो पति के सर पर सवार हो जाती है, ये तो सरासर आपकी गलत फहमी है। लड़के वालों से बात करने के लिए मैं हूं ना, हैं? तुम शालिनी को लेकर अंदर जाओ, तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद बहू नौकरी करेगी या घर में रहेगी, ये निर्णय तो ये लोग ही लेंगे ना।
और वैसे भी अभी घर के बड़े निर्णय लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शालिनी की मां मन महसूस कर बेटी शालिनी को लेकर अंदर कमरे में चली गई। मां, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। आपने देखा इन लोगों की सोच कैसी है। अगर मेरी यहाँ शादी हुई ना तो ये लोग मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करके रख लेंगे। प्लीज मां, मेरा रिश्ता यहाँ मत होने देना। तूने देखा ना बेटा, हम औरतों की हैसियत बस इतनी है कि जब हमसे कहा जाए और जहाँ कहा जाए आंख बंद करके आदमियों के पीछे पीछे चल देना है। अपने विचार रखना और अपने जीवन के बारे में सोचना, ये इन आदमियों से बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तेरे पापा चाहेंगे। मेरे कुछ भी कहने ना कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस भगवान से इतनी दुआ कर सकती हूँ कि तुझे कोई अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ लड़का मिले, ताकि तेरी ज़िंदगी मेरी तरह ना बने। मैं सच बताऊं तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती। क्या ज़रूरत है शादी की? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मौका मिलेगा तो कहीं अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। तुम जीवन भर से पापा की बातें सुनती आ रही हो। चलो ना, मेरे साथ चलो। मैं नौकरी करूंगी और हम माँ बेटी सुकून से रहेंगी। अरे बावली हो गई है क्या? है ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तू क्या चाहती है, मैं अपने पति को छोड़कर भाग जाऊं? देख बेटा, औरत चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, एक आदमी के नाम की उसे हमेशा ज़रूरत होती है। ये जो समाज है ना, अकेली औरत को नोच कर खा जाता है। घर से बाहर अकेली लड़की निकलती है तो देखा है लोग कैसी नज़रों से देखते हैं। बस उन्हीं नज़रों से बचने के लिए लड़कियां अकेले बाहर नहीं निकलना चाहती। उनके साथ पिता, भाई या पति के होने पर लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। इसीलिए बेटा, एक औरत का अकेले कोई अस्तित्व नहीं। जब तक शादी नहीं होती तब तक पिता या भाई का होना ज़रूरी है, और शादी के बाद पति का। पति के नाम के बिना इस दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दे तो बेटा। तू कोई अनोखी नहीं है जिसकी शादी हो रही है। दुनिया की सारी लड़कियों की शादी होती है, और दुनिया के लगभग सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जैसे हमने निभाया ना, तू भी निभा ही लेगी। थोड़े दिन में आदत हो जाती है। चल, अब ये सारी बातें मत सोच और जाकर कपड़े बदल ले। आखिर में वही हुआ जो शालिनी नहीं चाहती थी। उसका रिश्ता धीरज के साथ पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो शादी करके धीरज के यहाँ पहुंच जाती है। शादी के बाद, सुनिए, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, अपने लिए कुछ सामान लाना था। औरतों के हाथ में पैसे देने का हमारे घर में कोई रिवाज नहीं है। जो सामान चाहिए मुझे बता दे, मैं ला कर दे दूंगा। अरे कुछ पर्सनल चीज भी तो हो सकती है ना, और जरूरी तो नहीं कि मैं हर सामान आपको बताकर या पूछकर खरीदूं। अच्छा, बहुत ज्यादा पर निकल गया है तेरे। पति पत्नी के रिश्ते में पर्सनल क्या होता है? मैंने बोला ना, अगर जरूरत का सामान है तो मुझे बता दे, मैं ला दूंगा। और फालतू सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसा ना है। ये बात अपनी अकल में जितनी बिठा लेगी जल्दी, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। धीरज और उसके पिता शालिनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे शालिनी का आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। शालिनी पति से अपनी जरूरत का कोई भी सामान लाने को कहती तो हमेशा उसे धीरज की तरफ से अभद्र बातें ही सुनने को मिलती। पहले मायके में पिता और अब ससुराल में भी ससुर और पति दोनों ही उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। एक दिन शालिनी दोपहर के समय सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां उसे अपनी कॉलेज की दोस्त मिल जाती है। अरे शालिनी, तू यही आसपास रहती है क्या? अरे राशि, तू? हाँ, मैं यही गुप्ता मार्केट के पास रहती हूँ। तू बता, कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ यार। पूर्वा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करती हूँ। तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? एक बात बता, बुरा मत मानना, ये तूने कैसा हाल बना रखा है अपना? तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं जॉब नहीं कर रही। घर में रहकर पूरा दिन अपना ख्याल रखने का मन ही नहीं करता। बस यही लगता है कि सच संवर कर कहाँ जाना है। गुप्ता मार्केट तो बिल्कुल नजदीक है। अपने घर लेकर नहीं चलेगी मुझे? इतने सालों के बाद मिली है, एक कप चाय तो पिला दे।
सारी बातें सड़क पर ही कर लेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलना। शालिनी सहेली राशि को लेकर अपने घर आती है। सब्जी लेने गई थी, इतना समय कहाँ लगा दिया? भाऊजी वो सब्जी मंडी में थोड़ी भीड़ थी ना, तो समय लग गया। देख बहू, अगर मुझे पता चला ना कि तू यहाँ वहां घूम रही थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा कितना रुपए बचा कर लाई है, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं करी। अपनी सहेली के सामने ससुर को ऐसा बर्ताव करते देख शालिनी को बहुत दुख पहुंचा था। भाऊजी मेरी सहेली आई है, मैं आपको बाद में हिसाब देती हूँ। इतना कहकर शालिनी अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाती है। क्या बात है शालिनी, ये तेरे ससुर तुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे थे? अरे तुझे अपने पति को इस बारे में बताना चाहिए ना, ये कोई तरीका नहीं हुआ अपनी बहू से बात करने का। अरे छोड़ना, पति को क्या बताऊं। दरअसल मेरे पति धीरज और ससुर दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैंने भी कुछ कहना छोड़ दिया है। देख शालिनी, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, इस तरह से अपमान बर्दाश्त करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। अरे घर में रहकर क्यों अपना जीवन खराब कर रही है? घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा और तोड़ दे इन अपमान की जंजीरों को। नहीं यार, मेरे ससुराल वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं घर से बाहर निकलकर नौकरी करूं। मेरी किस्मत तो इन 4 दीवारों के अंदर ही है अब। बुरा मत मानना शालिनी, लेकिन तेरे पति और तेरे ससुर तुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं। और ये सब जो तेरे साथ इस घर में हो रहा है ना, इसे हिंसा कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ कोई हिंसा नहीं हो रही। धीरज जी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अरे मेरी बुद्धू सहेली, सिर्फ मारपीट करने को हिंसा नहीं कहते। ये जो मानसिक रूप से तुझे हर पल इस घर में सताया जा रहा है ना, इसे भी एक तरह का उत्पीड़न ही कहा जाता है। इन लोगों के हर समय इस तरह अपमानित करने के कारण तू अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। सच सच बता, तुझे ऐसा ही लगता है ना कि इस घर में बर्तन मांजने और खाना बनाने के अलावा अब तू कुछ और करने के लायक नहीं बची? सहेली की बात सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चली राशि? शालिनी, खुद को इतना कमजोर क्यों बना रखा है कि कोई भी तुझ पर अपनी मर्जी थोप रहा है? तू ही बता मैं क्या करूं? क्या करूं? तुझे पता है, शादी के बाद जब शुरू में धीरज जी ने मेरे साथ बदसलूकी की तो मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर वो ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहा तूने, बल्कि तुझे अपने मायके चले जाना चाहिए था। अरे पता तो चलता इन बाप बेटों को कि औरत की वैल्यू क्या होती है। नहीं राशि, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गुस्से में मायके जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे समझना चाहिए था कि आदमी की 4 बातें हर औरत को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुझे पता है, जब मेरे पापा और भाई को पता चला कि मैं गुस्से में मायके आई हूँ तो मेरे पापा ने फोन करके मेरे पति को घर बुलाया और बिना मेरी बात सुने मेरी गलती मानकर मुझे उनके साथ वापस भेज दिया। पापा ने कहा कि अब मेरी शादी हो गई है और अब यही मेरा घर है। अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। पापा का ऐसा रवैया देखकर धीरज जी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो वो मुझे अपने पाँव की जूती बराबर भी नहीं समझते। पूरा दिन घर में काम करती हूँ और बदले में मुझे बस अपमान और प्रताड़ना ही मिलता है। शालिनी, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरा बैड लक है, लेकिन उस बैड लक को अपने साथ लेकर घूमना तेरी बेवकूफी है। मैं समझी नहीं। शालिनी, तू कोई अकेली औरत नहीं है जिसके साथ ये सब घटित हो रहा है, लेकिन अंदर बस इतना है कि ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले ज्यादातर आदमी लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास सही शिक्षा और माहौल नहीं होता। उनकी पत्नियां अपने पति की गाली गलौज, मारपीट और अपमान इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि उनके पास उसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। न उन्हें अपने हक के बारे में पता होता है और ना ही अधिकार के बारे में। न उतनी शिक्षा होती है कि पति के बिना अपना गुजारा कर सके। लेकिन तू तो शिक्षित लड़की है, तू ये नर्क क्या सोचकर बर्दाश्त कर रही है? मुझे कम से कम तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। राशि, मैं लड़की हूँ, अकेले कैसे रहूंगी? अगर मैंने धीरज जी की मर्जी के बगैर कुछ कर लिया तो पापा भी मेरा साथ नहीं देने वाले। और एक अकेली औरत का सरवाइव करना कितना मुश्किल है, तू जानती है? ये कैसी सोच है कि पति के साथ जीवन भर नर्क बर्दाश्त कर सकती हो लेकिन अपने जीवन की बेहतरी के लिए एक प्रयास नहीं कर सकती? किसने कह दिया कि आदमी के बिना औरत का अस्तित्व नहीं होता?
मेरी बात मान और कोशिश कर। सबसे पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सहेली की बातों का शालिनी पर जादुई असर हुआ और पति, ससुर और पिता की परवाह किए बिना ही वो अपने लिए एक नौकरी का इंतजाम कर लेती है। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर काम करने की, बस घर में रहकर घर संभालो। नौकरी तो अब मैं करूंगी धीरज जी, चाहे आपकी मर्जी हो या मर्जी ना हो। शालिनी के मुंह से ये सुनकर धीरज को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शालिनी को धक्का दे देता है। अगर आज इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझ पर हाथ उठा सकते हैं तो मुझे भी अब आपके साथ इस घर में नहीं रहना। अच्छा, तो कहाँ जाएगी तू? क्योंकि तेरे पापा तो तुझे रखने वाले हैं नहीं, धक्के मारकर बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैं पापा के पास नहीं जा रही हूँ। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अब सुकून और शांति का जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि एक औरत को अपना जीवन चलाने के लिए एक मर्द की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर एक मर्द का साया अपने सर पर पाने के लिए मुझे अपमान और टॉर्चर सहन करना होगा तो मैं आज अपने पिता और पति दोनों को त्यागती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो मुझे इंसान ही ना समझे, सामान समझे। पति के अहंकार को ठुकराकर शालिनी ने अपने लिए एक नया जीवन चुन लिया था। शालिनी ने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया और नौकरी करने लगी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसका जीवन थोड़ा लड़खड़ाने के बाद बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब शालिनी को अपनी पसंद का खाना बनाने, कपड़े पहनने और खर्च करने से पहले किसी से परमिशन नहीं लेनी होती थी। मर्द के बिना उसका जीवन बेहद सुकून से बीत रहा था। कुछ दिन बाद, कैसी है बेटा? बहुत अच्छी हूँ माँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं जानती ही नहीं थी कि आज़ादी से जीना किसे कहते हैं। अपनी पसंद का काम करने की खुशी क्या होती है मैंने कभी जानी ही नहीं थी। तुम तो ठीक हो ना माँ? बेटा, तुझे देखकर मेरे अंदर भी साहस आ गया और मैंने भी तेरे पापा के अहम को संतुष्ट करने के लिए खुद को कुचलने से इनकार कर दिया और घर छोड़कर तेरे पास आ गई। मेरे लिए थोड़ी जगह है क्या यहाँ? अरे क्यों नहीं माँ, आपकी बेटी अपना हर फर्ज खुशी खुशी निभाएगी। आपको यहाँ कभी कोई समस्या नहीं होगी माँ। दोनों माँ बेटी अपने अपने पिंजरों से आजाद होकर एक नई उड़ान भरने को तैयार हो गई थी। सवेरे सवेरे अपने चेहरे पर पैक लगाए कीर्ति शीशे के सामने बैठी हुई थी। ये क्या, तू फिर लिपापोती करके बैठ गई? बासमती चावल के दाम पता है मुझे, मोटे चावल भी तो है रसोई में, वो ले लेती। तो वो मुझे कैसे पता होगा मम्मी, अब तो लगा लिया ना। ये रील्स देख देख कर न जाने रोज़ तो क्या क्या करती रहती है। कभी चावल भिगो देती है तो कभी दाल, पर उससे खाना नहीं बना सकती। अपने चेहरे पर लगा कर बैठ जाती है। अरे मुल्तानी मिट्टी भी तो आती है 10 रुपए की इतनी सारी, उसे ही लगा लिया होता। अरे मम्मी, मतलब स्किन केयर भी ना करे क्या आदमी? और अभी मैंने पैक लगाया है, मुझे कुछ मत बोलो वरना फेस पर झुर्रियाँ आ जाएगी। जितना मन लगाकर तू ये सब करती है ना, उतना ही मन लगाकर अगर तूने पढ़ाई की होती तो आज पूरा कॉलेज टॉप करके बैठी होती। कॉलेज टॉप करके क्या करना है मम्मी? नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। नहीं ना, वो तो मेरे पास ऐसी ही आ जाएंगी। अपना फेस पैक लगाकर कीर्ति आराम से 2 घंटे मैगजीन पढ़कर नए नए फैशन के आइडिया लेती है। फिर नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है और उसी वक्त घर पर आती है मोहल्ले की विमला। अरे पुष्पा, कहाँ है तू? आंटी जी, मम्मी घर पर ही है, अभी बुलाती हूँ। लीजिए, मम्मी भी आ गई। अरे पुष्पा, तेरी बेटी का चेहरा तो जगमग करता है और बाल तो इसके कमर तक है। थू 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 थू, नज़र ना लगे बेटा तुझे। एक मेरी बेटी है, 100 बार कहती हूँ चेहरे पर कुछ लगा ले। कॉलेज जा जाकर पूरा चेहरा काला पड़ गया है उसका। पता नहीं ऐसे में कौन लेकर जाएगा उसे। तो इससे कौन सा कोई ले जाएगा? दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, ना बदन में फुर्ती ना किसी काम में दिलचस्पी। बस सजने संवरने की बात हो तो मैडम रात को 2 बजे उठकर भी तैयार हो जाए। अरे तो पढ़ लिख कर आखिर औरतों को करना ही क्या होता है? तुझे याद भी है तूने कितनी पढ़ाई की थी? शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभाल रही है ना तू। तो कीर्ति की पढ़ाई की क्यों फिक्र करती है? इसे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा। सुन लिया ना मम्मी, ऐसे ही मैं अपने स्किन केयर पर इतना ध्यान नहीं देती। इसी तरह हर बार कोई ना कोई कीर्ति को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया करता।
मन ही मन कीर्ति भी ये ठान लेती है कि वो शादी करेगी तो किसी सरकारी नौकरी वाले से। कुछ दिन बाद कीर्ति के घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। ये देख बेटा, बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है। इंजीनियर है लड़का। इंजीनियर हो, पायलट हो या रॉकेट उड़ाता हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ऐसे किसी लड़के का रिश्ता है तो ही मुझे फ़ोटो दिखाना, वरना मत दिखाना। पुष्पा रोज़ कीर्ति को किसी न किसी लड़के की फ़ोटो दिखाती, पर कीर्ति उसके प्राइवेट जॉब को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देती। फिर एक बार उसके घर आता है सोमेन का रिश्ता। ये हुई ना बात मम्मी, सरकारी नौकरी है लड़की की, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नाना करते हुए भी कम से कम 80,000 की सैलरी होगी इसकी। ए ग्रेड ऑफिसर है। अब तो अपनी लाइफ सेट है। ऐसा कैसे सेट है? कवारी लड़की के लिए तो 75-100 लड़कों की तस्वीर आती रहती है, तो क्या बिना घर परिवार देख के सरकारी नौकरी देखकर हाँ कर दे? मेरी किस्मत के आगे अड़चन क्यों बन रही हो मम्मी? सरकारी नौकरी वालों की क्या लाइफ होती है पता भी है तुम्हें? हर 7 साल में उसका ट्रांसफ़र होगा। कभी इस शहर में रहूँगी, कभी उस शहर में। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब पापा को देख लो कितनी प्रॉब्लम होती है। जो पैसे सेविंग करके रखे थे उसके इंटरेस्ट से हमारा घर चलता है। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। शादी की बात चला दो मम्मा। कीर्ति हाथ धोकर इस रिश्ते के पीछे पड़ जाती है। पुष्पा लड़के वालों से बात चलाती है और उन्हें तो कीर्ति पसंद आनी ही थी। 1 महीने के अंदर कीर्ति की शादी सोमेन से हो जाती है और शुक्ला परिवार की बहू बन के कीर्ति उनके घर आ जाती है। बस 2 दिन की बात है, फिर जहाँ सुमेन रहते हैं वहाँ मैं चली जाऊँगी। फिर ना ससुराल में रहने की टेंशन, ना सास ससुर की सेवा की बात। खुद में क्या बात कर रही हो कीर्ति? ज़रा अपनी भाभी से भी बात कर लो। नहीं भाभी, वो इस घर को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। आखिरकार यही तो मेरा ससुराल है, पर क्या कर सकते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ऐसी कोई बात नहीं कीर्ति, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी वालों को भी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया कौन से यहाँ रहते थे? शुरू से ही वो बाहर ही रहेंगे। अब जाकर उन्हें अपने शहर में नौकरी मिली है तो मैं अपने ससुराल आई। चल, अब ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तू अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले, वरना मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी ना। पर भाभी, मुझे तो चाय के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। मतलब वो रोके के वक्त का खाना तुमने नहीं बनाया था? चलो कोई बात नहीं, तुम सब्जियां काटो, खाना मैं बना लेती हूँ। और नई बहू की पहली रसोई में उसके बदले खाना उसकी जिठानी बनाती है। बने बनाए खाने को बाहर ले जाकर कीर्ति सभी को परोस देती है। खाना कैसा लगा मम्मी जी? खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तूने। मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल जैसा सबको पसंद है वैसा ही स्वाद है खाने का। ऐसे कैसे तूने इतना सही अंदाज़ा लगा लिया बेटा? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने कीर्ति को बता दिया था कि घर में किसे क्या और कितना पसंद है। बहुत अच्छा किया बड़ी बहू तूने कि कीर्ति को साफ समझा दिया। अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत कैसे नहीं होगी? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मैं तो यहाँ बस 2 दिन के लिए हूँ ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बीवी हो तुम कीर्ति, इतनी तो रीजनिंग लगाया करो। मम्मी ये कह रही है कि वो हमारे साथ पटना आएंगी। तो फिर पापा जी? अच्छा, पापा जी को भाभी संभालेंगी। हाँ, कुछ दिन तो मैनेज कर ही लेंगे पापा जी मम्मी जी के बिना। इसी बहाने मम्मी जी पटना घूम भी लेंगी। थोड़ी तो अकल लगा ले बेटा, तेरे ससुर जी की कल ही रिटायरमेंट हो गई है, तो वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट के दिन अपने छोटे बेटे के साथ गुजारने वाले हैं। ये सुनते ही कीर्ति की हवाई उड़ जाती है। कहाँ वो अपने पति के साथ अकेले रहने के सपने देख रही थी, और कहाँ अब उसकी सास उसके साथ नए शहर में आने वाली थी। हे भगवान, बस यही बाकी था क्या? मेरी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। मम्मी जी सामने रहेंगी तो मैं जीन्स भी नहीं पहन पाऊंगी। वही साड़ी, वही सर पर घूंघट, सास ससुर पति सबका खाना बनाना, और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। 2 दिन बाद ही सोमेन को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए दिल्ली छोड़कर कीर्ति को अपने पति के साथ पटना निकलना पड़ता है। पटना पहुंचने के दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे जब कीर्ति आराम से हाथ पैर फैलाकर अपने कमरे में सो रही थी, सोमेन उसे जगाते हुए कहता है, अरे अब उठ भी जाओ कीर्ति, कितनी देर सोगी? ज़्यादा सोना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। क्या? वॉक पर? मतलब अच्छा, वॉक पर?
हाँ हाँ, मैं वॉक छत पर कर लूँगी। पापा मम्मी को अकेले छोड़कर ऐसे वॉक पर जाना ठीक नहीं लगता ना। मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्हें तो हमेशा से ही 4 बजे उठकर जॉगिंग करने की आदत है। पापा मम्मी बाहर रेडी बैठे हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है। जल्दी से जॉगिंग सूट पहन लो और फटाफट बाहर आ जाओ। कीर्ति को ना चाहते हुए भी तैयार होकर सुमिन के साथ वॉक पर निकलना पड़ता है। 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर की रनिंग के बाद कीर्ति पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वो घर लौटकर सोफे पर बैठती है, जा बहू, अपने पापा जी के लिए उबले हुए चने, खीरा, ककड़ी मिलाकर ले आ और ऊपर से चाट मसाला डालना मत भूलना। और आप चाय नहीं पियेंगी क्या? बहू एक काम करो, साथ में चाय भी चढ़ा लेना। मैं भी नहाने जा रहा हूँ, 8 बजे आज रिपोर्ट करना है मुझे। मेरे लिए पराठे बना देना कीर्ति, और साथ में आलू प्याज की सब्जी। शादी में वैसे भी इतना तेल मसाला खाकर मेरा तो पाचन तंत्र ही गड़बड़ा गया है। काहे का साज सिंगार, काहे की खूबसूरती। इतना सब सुनकर तो कीर्ति के होश ही उड़ गए थे। अपनी सास के लिए चाय और ससुर के लिए सलाद तैयार करने के बाद कीर्ति सबसे पहले अपनी जेठानी को कॉल लगाती है। प्रिया अपनी देवरानी की प्रॉब्लम सुनते ही कहती है, अच्छा रुक, तू घबरा मत, वीडियो कॉल कर रही हूँ मैं, तू रिसीव कर। एक एक करके सब बताती जाऊंगी, तू फटाफट हाथ चलाकर तुरंत बना लेना, ठीक है। कीर्ति फौरन सुमिन के लिए टिफ़िन रेडी करती है, जिसे लेकर सुमिन ऑफिस निकल जाता है। ये तो सब उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कितना कुछ है। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। आज मम्मी जी से नौकर रखने की बात कर लूँगी। इसी तरह दिन भर अकेले काम करती रही तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूँगी। कुछ देर बाद झाड़ू लगाती हुई कीर्ति धीरे धीरे अपनी सास के करीब पहुंचती है कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा वहां आ जाती है। अच्छा, तो आप लोग हैं सुमिन के परिवार वाले। मानना पड़ेगा दीदी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। ना ही किसी से बेकार का मतलब रखता है, ना ही कोई झंझट में पड़ता है। बस अपने काम से काम, मतलब से मतलब। पर तब तो वो अकेले थे ना आंटी जी, और अब तो पूरे घर का काम है जो कि मुझ पर आ गया है। काम से याद आया, मम्मी जी मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछा और कपड़े के लिए कोई काम वाली रख ले। काम वाली का क्या बोल रही हो बहू तुम? हमारे इलाके में तो किसी के घर काम वाली मिलेगी ही नहीं। ऊपर से तुम लोग हो ही कितने, उंगलियों पर गिन लो इतने कम लोग। मेरे घर पर तो ना 25 लोग हैं और 2 बहू हैं। 25 लोगों का खाना भी बना लेती है और सारा काम कर लेती है। अरे वक्त ही कितना लगता है। बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने। हमारे दिल्ली में तो हर तीसरे के घर पर एक काम वाली होती थी। यहाँ का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। बन होशियार कीर्ति, तुझे ही करना था ना देश भ्रमण। हो गया ट्रांसफ़र, आ गई नई जगह। कहाँ फंस गई कीर्ति तू। अब कीर्ति का सारा वक्त घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा में ही चला जाता। कीर्ति हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती और सारी बात फ़ोन पर अपनी जेठानी को बताती। क्या पेंशन भाभी, क्या पेंशन। मुझे तो लगता ही नहीं कि इनके पेंशन आने तक मैं बचूंगी। इतना भी मत पीसो इंसान को कि इंसान बचे ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति, तो ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। सबका यही हाल है। अच्छा भाभी, सुमिन आ गया, मैं फ़ोन रखती हूँ। सुमिन सरकारी नौकरी में था, इसलिए 5 से 6 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता था। सुमिन को चाय नाश्ता देकर कीर्ति थोड़ी देर फ़ोन चलाने बैठ जाती है। मूढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, झाड़ मूढ़ी बनाओ ना कीर्ति। कीर्ति फ़ौरन झाल मूढ़ी बनाकर सुमिन को देती है। मूढ़ी खाकर सुमिन पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बताओ, ये सफाई हो रही है हैं? कीर्ति, सोफे के नीचे देखो तो कितनी गंदगी है। इतना पैसा लगाकर इसलिए सोफ़ा लेकर आया था क्या मैं? सोफ़ा कवर देखो, ये पिछले हफ्ते जो पापा जी से चाय गिरी थी उसके दाग भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। करती क्या हो तुम दिन भर? जब से आया हूँ फ़ोन ही चला रही हो। घर पर आराम नहीं करती, बहुत सारे काम होते हैं घर पर। दिन भर के काम करके अब तो बैठी हूँ मैं। आपका क्या है, जॉब से जल्दी आ जाते, फिर आपको हर चीज़ में उंगली करनी है। ये किस लहजे से बात कर रही है तू अपने पति से? हैं? इसलिए लाए थे क्या हम तुझे? मतलब ये अच्छा है, पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं काम भी नहीं करूँगी। मैं आज ही समधी जी से बात करता हूँ। यह कौन सी बात हुई? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है,
ले आया वो सुंदर लड़की तो क्या मूर्ति बनाकर रखेगा? लड़की कमा नहीं रही है तो कम से कम घर के काम तो करे। नहीं नहीं पापा जी, मेरी गलती हो गई। प्लीज़ आप पापा से कुछ मत कहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की जिद तो मेरी थी, इसमें उनकी क्या गलती। कीर्ति इस बात को अब समझ चुकी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी होने से कुछ नहीं होता, उसका आपके साथ व्यवहार और संबंध कैसा है यही ज़्यादा मैटर रखता है। अपना दुखड़ा रोने के लिए कीर्ति अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। सरकारी नौकरी वाले पति से शादी करके कीर्ति तो परेशान थी ही, पर वहाँ प्राइवेट नौकरी वाले करण के साथ शादी करने के बाद भी प्रिया के हालात कोई अच्छे नहीं थे। रात का 1 बज रहा है, अभी तक ये घर नहीं आए। उनके इंतज़ार में मैं भी तब से भूखी बैठी हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और फ़ोन पर बात करते हुए करण अंदर आता है। किया तो था यार प्रवीण, पर सर को शांति कहाँ है। देखा नहीं कैसे मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। उन्हें तो चापलूस लोग ही पसंद है। अपन लोग से चापलूसी नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो झेलना पड़ता है। खाना लगा दूँ? अरे दिख नहीं रहा है क्या प्रिया, काम कर रहा हूँ मैं। काम नहीं करूँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? कैसे करोगी अपनी ये शौक पूरे? ये सब फ्री में चलता है क्या? नहीं खाना मुझे खाना, मैंने कैंटीन में खा लिया है। ये कहकर अपना लैपटॉप उठाकर करण कमरे में जाकर काम करना शुरू कर देता है। अगली सुबह 2 मिनट बैठ भी जाइए, एक ही घर में रहते हैं हम, फिर भी 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई। क्या बात करूँ प्रिया, ये बॉस जान खाता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता है कि घर पर बैठकर आराम करूँ। अरे तुम देखती हो ना कितना प्रेशर है मेरे पर। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी कि कोई टेंशन ना रहे, प्राइवेट नौकरी है। बॉस ने जब चाहा निकाल दिया, फिर महीने महीने भटकते रहो नौकरी के लिए। ये कहकर बिना टिफ़िन लिए ही करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहले इनकी नौकरी के चक्कर में बाहर थी, अब ससुराल आई तो सास ससुर नहीं है, दिन भर अकेले बैठे रहो। अब अकेले नाश्ता क्या ही खाऊंगी, ब्रेड खा लेती हूँ। खुद ही खुद में प्रिया ये बातें कर रही थी कि फिर उसे उसकी प्यारी देवरानी का फ़ोन आता है। इस बार रोते हुए देवरानी जिठानी को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि किस तरह उसका सपना था एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने का और कैसे सब बिखर गया। तब प्रिया कहती है, बहुत बड़ी गलती की तूने कीर्ति, बहुत बड़ी। मेरी तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, पर तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो मौका दिया गया था लड़का चुनने का। ये कौन सी बात हुई कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी है उस लड़के से शादी करूँगी? कर ली शादी, देख लिया सुख। सरकारी नौकरी ही संपूर्ण होने का प्रूफ होता तो फिर तो दूसरे जॉब में नौकरी करने वाले लड़कों की कभी शादी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा भाभी, उससे अच्छा तो मैं किसी कॉरपोरेट में काम करने वाले लड़के से शादी कर लेती। इस तरह अपना कानून तो मुझ पर नहीं चलाता। दिन भर मैं काम में बिजी रहती हूँ, ये 5 बजे आते हैं और मेरे सर पर नाचने लगते हैं। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं भेजा गया मुझे। पता नहीं कैसा ऑर्थोडॉक्स आदमी है। हर समय इतना नेगेटिव मत बना करो। देखो मेरी शादी हुई है प्राइवेट जॉब वाले से, पूछो मुझसे क्या एंजॉयमेंट होती है। शादी के बाद जब एक ही कमरे में रहने के बाद आप अपने पति से बात ही ना कर पाए। हनीमून पर तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी तुम्हारे भैया को। हमारे फेरे के वक्त भी ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। कुछ सही नहीं चलता हमारे बीच। तुम वहाँ खाना बनाना नहीं चाहती और यहाँ मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा पति समय से पहले घर आ जाता है, पर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो घर की सफाई कितनी है ये चेक करता है। और यहाँ मैं घर साफ़ करती हूँ तो घर साफ़ है या गंदा इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि घर पर कोई होता ही नहीं है। ये नौकरी वोकरी से ना कुछ नहीं होता। नौकरी पैसे देखकर तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए। शादी इंसान से होती है जो तुम्हें खुश रखे। शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करो जो तुम्हें बहुत प्यार करे। कम पैसे में भी ज़िंदगी चलती है, पर कम प्यार से नहीं चल सकती। प्रिया की बात कीर्ति समझ जाती है और इसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने माँ बाप की ना सुनकर लड़के के बारे में जांच पड़ताल तक नहीं की। अगर जांच पड़ताल हुई होती तो उसे पता चलता कि सोमेन कैसा लड़का है, उसके साथ कीर्ति की नभेगी या नहीं। पर कीर्ति ने तो सब कुछ छोड़कर बस किसी सरकारी नौकरी के लड़के की तलाश में खुद की खूबसूरती पर ही ध्यान देना चाहा, जिसके कारण ना खुद काबिल बन सकी और ना ही लड़का मनपसंद का मिल पाया। अब क्या करे भाभी? क्या करे, जो मिला है उसी के साथ ज़िंदगी निभाओ।
हर किसी परिवार का कोई ना कोई पसंदीदा काम होता ही है जो वो साथ में करते हैं। हमारे रोहिरा परिवार का सबसे पसंद का काम था खाना। हाँ, सही सुना आपने। पूरा परिवार जब देखो बस पनीर की नई डिश खाने के बारे में ही सोचता रहता था। पूजा, आज तो छुट्टी का दिन है, चिली पनीर खाएंगे? हाँ मम्मी, मज़ा आएगा। और साथ में पनीर के रोल्स भी बना देना प्लीज़। अरे लेकिन कल ही तो मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर आज चिली पनीर। हाँ मम्मी, पनीर की अलग अलग डिश खाने में हमें बड़ा मज़ा आता है। अरे रोज रोज इतना भारी खाना खाकर आप लोग थक नहीं जाते? आज कुछ हल्का सा बना देती हूँ। मसाला खिचड़ी कैसी रहेगी? अरे नहीं नहीं, मसाला खिचड़ी कौन खाता है? तू तो चिल्ली पनीर ही बना दे बहू। मैं 1 किलो पनीर ले आया हूँ बहू, ये ले। आप तो ले आए, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती बार बार पनीर बनाने की। चलो जल्दी बना दो ना, आज एक नई फिल्म भी आने वाली है टीवी पर, वो भी साथ में देखेंगे। नई फिल्म ये लोग देखेंगे और मेरा पूरा वक्त चिली पनीर और पनीर रोल्स बनाने में ही चला जाएगा। अरे क्या सोच रही है बहू, जल्दी कर। और सुन, बच्चों के लिए कम तीखा बनाना भले, पर मेरे लिए तो एकदम मसाले वाला तीखा बनाना चिल्ली पनीर। हाँ माँ जी, और कोई फरमाइश आपकी? ठीक है, अगर पूछ ही रही है तो साथ में सबके लिए ना शिकंजी भी बना देना। और मेरे लिए लाल शरबत प्लीज़। हे भगवान, इस घर में तो पूछना भी मना है कुछ। पूजा के घर वालों का खाने का प्रति प्यार इतना था कि उन्हें रोज़ कुछ अलग अलग खाने की इच्छा होती रहती थी, लेकिन इन सब में थक जाती थी पूजा, क्योंकि इन सारे पकवानों को बनाने में वक्त भी तो इतना ही जाता था। आज ये आलू टिक्की चाट खाना ज़रूरी था क्या? अरे आज तो इंडिया की मैच है, आलू टिक्की चाट खाना तो बनता है बहू। अरे इसमें हरी चटनी डालो ना, तीखा नहीं लग रहा है। अरे मम्मी, साथ में पपड़ी चाट बन जाता तो मज़ा ही आ जाता। अरे मम्मी, आपने मसाला पापड़ नहीं बनाया, मैंने कहा था आपको बनाने को। अरे मसाला पापड़ बनाने में कौन सी देर लगती है, अभी बना देगी मम्मी। बहू, मसाला पापड़ बना ही रही है तो मेरे लिए 1 कप चाय भी रख देना। अरे चाय तो मुझे भी पीनी है, 1 कप मेरे लिए भी रख दियो। और मेरे लिए जानती हूँ, लाल शरबत। और तुम दोनों के लिए लस्सी। और कुछ लाना है? नहीं मम्मी, आज हम बस ये हल्का चाट ही खाएंगे। हाँ बेटा, बहुत हल्का है सच में ये चाट तो। इसमें तो बस आलू की टिक्की, छोले, 3 तरह की चटनियाँ, दही, बूंदी और सेव ही तो है, और कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, आलू टिक्की चाट हल्की रहती है रात के खाने में। अरे वो देखो, आउट हो गया। यहाँ मैं क्लीन बोल्ड होने लगी हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा। वैसे तो हर गृहिणी को अपने परिवार के लिए खाना खिलाना, खाना बनाना दोनों ही बहुत पसंद होता है, लेकिन जब परिवार अपने साथ साथ औरों के लिए भी आपसे खाना बनवाते हैं तो आपकी हालत भी शायद पूजा की तरह ही हो जाएगी। हाश, अब जाकर पूरी रसोई साफ़ हुई है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ इनके लिए पकवान बना बना कर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। अरे पूजा, देख तो कौन आया है। हाँ, अब कौन आ गया मेरी ज़िंदगी में काम बढ़ाने? देख, मेरी सहेलियाँ आई है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे ठीक ही तो है बेटा, हम ना आज स्पेशली तेरे लिए आए हैं। मेरे लिए नहीं, मुझे पता है ये दोनों शाही पनीर खाने आई हैं। हे भगवान, अभी अभी तो रसोई साफ की है मैंने। अब क्या करे बेटा, देव की तेरी इतनी तारीफ करती रहती है कि हमसे भी रहा नहीं जाता। अरे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू की बुराई करती है, मैं तो हमेशा ही पूजा की तारीफ करती हूँ। काश आप मेरी बुराई करती मम्मी जी, मुझे थोड़ी सी तो राहत होती। अरे इसके हाथों में तो जादू है, क्या शाही पनीर बनाती है, इसके साथ पराठे, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाता है। अब क्या बातों से ही पेट भरेगी? अरे पूजा अभी बना देगी, इसमें क्या दिक्कत है, होनहार है मेरी बहू। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना अभी अभी रसोई साफ़ कर दी है और घर में शाही पनीर का सामान भी नहीं है, और आंटी जी को तो लेट भी हो रहा होगा ना। अरे बेटा, हमें क्यों लेट होगा, हम तो रात तक यहीं हैं, तुम आराम से खाना बनाओ, तुम हमारी चिंता ना करो बेटा। देखा, ये दोनों रात तक यहीं रुकने वाली है, इसलिए अभी शाही पनीर और पराठे बना दो, और रात को ना कुछ हल्का सा जैसे दाल मखनी बना देना। हाँ हाँ, ये तो बहुत हल्का खाना है ना। अरे बहू, मैं तुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहती। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ तकलीफ़ देती है मुझे मम्मी जी।
वो तो मेरा मन बहुत कोमल है ना। जा तू अब जल्दी से जा, शाही पनीर और पराठे बना दे। पूजा का तो सारा दिन बस खाना बनाने में ही बीत जाता था, इसलिए अब उसने अपने लिए कुछ करने का सोचा कि किस तरह से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज क्या पेश किया जा रहा है पूजा जी की रसोई से? आज तो मैंने बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, जैसे कि मटर पनीर, नान, साथ में टिक्की और रायता भी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने होटल जैसी फीलिंग ला दी सच में। देखो तो मैंने टेबल भी किस तरह होटल जैसा ही सजाया है ना। मम्मी, हम सबको तो ऐसा लग रहा है कि हम सच में होटल में ही बैठे हैं। हाँ बेटा, अभी तो बहुत कुछ तुम सबको होटल वाला ही लगेगा। खाओ खाओ, सब लोग खाना खाओ। हाँ, आज पूजा ने सबके लिए होटल जैसा फैंसी खाना बनाया ही था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब सबको खाना खाने के बाद होटल की तरफ बिल भी दिया जाता है। ये क्या है? क्या है मतलब? बिल है जो आपने खाया उसका। 1500 रुपये? हाँ मम्मी जी, मटर पनीर और नान आपने खाए ना, उसकी पर प्लेट इतनी ही कीमत है। अरे लेकिन ये तुम हमें क्यों दे रही हो? आज से यहाँ जो भी खाना बनेगा उसका बिल सबको दिया जाएगा। रोज़ रोज़ इतना फैंसी खाना बनाकर मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं भी क्लाउड किचन की तरह हर डिश की कीमत रखूंगी। इसलिए देखो, मैंने ये चार्ट भी लगाया है। लेकिन मम्मी, हम कैसे देंगे आपको पैसे? सिंपल बेटा, डिश के कोई पैसे नहीं देने तुम्हें, लेकिन फैंसी डिश की डिमांड आई तो तुम दोनों को पॉकेट मनी तो मिलती है ना, उनमें से भर देना पैसे। अरे पूजा बहू, क्या मजाक है ये? नहीं माँ जी, मजाक नहीं है ये। अगर आज मैं किसी और के लिए इतना सब बना रही होती तो कितना कमा रही होती। इसलिए आज से अगर कोई फैंसी डिश की डिमांड होगी तो आप सबको मुझे पर प्लेट उसका बिल देना होगा। ठीक है, कल मेरे लिए पनीर बिरयानी बना देना। ठीक है, ये लो 400 रुपये, ये मैंने अपने दे दिया है, तुम सब अपना अपना देख लो। नहीं, मैं तो दाल चावल ही खा लूँगी। मुझे भी अच्छे लगते हैं दाल चावल। हाँ, मैं भी जो भी सिंपल खाना बनेगा खा लूँगा। अब हमारी उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ, सही कहा आपने। मैं भी ना कल तो सिंपल ही खाना खाऊंगी भाई। पूजा के इस कदम से अब सबकी डिमांड धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें अब हर किसी प्लेट के लिए पैसे जो देने पड़ रहे थे। पापा, आज मम्मी को बोलो ना शाही पनीर बना दे। बेटा, शाही पनीर के दाम देखे तूने? 800 रुपये की सब्जी है। इतना अमीर नहीं है तुम्हारा बाप कि 800 रुपये की सब्जी बनवा दे घर में। अब तो ऐसा लगता है शाही पनीर खाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। पापा, आप आज दे दो ना पैसे, हम किस्तों में चुका देंगे, चलेगा? अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। गलती हमारी है कि हमने पूजा को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हमने उससे रोज़ रोज़ नए नए पकवान बनाए, जबकि वो पूरा दिन रसोई में लगी रहती थी और हम बस शाही पनीर खाने में बिजी थे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। हमने घर की औरतों को इंसान कम लेकिन जादुई जिन बना कर रख दिया है। जो भी फरमाइश करो पूरी करवा देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। पापा, क्यों ना आज हम जिन बन जाए? पूजा रसोई में थी, तभी उसके बच्चे और पति वहाँ आते हैं। मम्मी, घर में पनीर है? हाँ है, लेकिन तुमने चार्ट देखा है ना, शाही पनीर 800 रुपये की है। हाँ मम्मी, पता है, इसलिए आज आप आराम करिए, आज हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। क्या? हाँ, आज तुम भी बैठकर शाही पनीर खाने का मजा लो। रोहरा परिवार को तो समझ में आ गया कि रोज़ शाही पनीर खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बनाने वाला कितना थक जाता है, ये बात सिर्फ वही जानता है। क्या आपको समझ में आया? या आपके घर में भी रोज़ शाही पनीर ही बनता है? अचानक से सास की चाल ढाल बदल जाए तो किसी भी बहू का शक करना तो बनता ही है, लेकिन फिर बहू शुरू कर दे पीछा सास का तो क्या कुछ सामने आता है, देखिए जरा। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं भी जाऊं तुझसे मतलब? बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। अब पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। कौन माँ जी, कौन मिलेंगे? और मैं तो बस पूछ रही हूँ, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, पहले ये बता कि कैसी लग रही हूँ मैं। अब ये साड़ी ठीक तो लग रही है ना मुझ पे, या कोई दूसरी बदल लूं?
वैसे ना ये रंग बड़ा ही जचता है मुझ पर, क्यों? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? वैसे माँ जी, आप कहीं पार्टी में जा रही है क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही पार्टियां नहीं हो रही है आपकी? बहू, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। जाओ अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ। लीजिए माँ जी। लेकिन माँ जी, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास का पर्स देखते हुए? हैं? मैं जितने भी पैसे ले जाऊं मेरी मर्जी, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना ले जा रही हूँ। अरे अरे, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप फ्री में ना ज्वालामुखी ना बना करे, समझी? अगले दिन शाम को, माँ जी आप फिर कहीं जा रही है क्या आज? हाँ, अरे वो शिव है ना, उससे मिलने जाना है। माँ जी, कौन शिव? आपका कोई दोस्त है क्या? माँ जी, अब तो जमाना 4 हाथ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाय रे। रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। जा जरा मेरी वो लाल चटक रंग की साड़ी तो निकाल, आज वो पहन कर जाऊंगी। शिव के साथ खड़ी कितनी अच्छी लगूंगी मैं। माँ जी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? लाल चटक रंग इस उम्र में? बहू, ज्यादा मुंह मत चला, जो बोला है वो किया कर, समझी? सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर मेकअप लगाकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सजी हैं? शिव से मिलने जा रही हूँ, सजू ना क्या? लगता है माँ जी सठिया गई हैं। इस उम्र में कोई चक्कर लगता है, इनको तो बताना ही पड़ेगा। रात को जब पति काम से लौटकर घर आता है, आज का दिन बहुत ही बिजी था, घर आकर इतना आराम मिल रहा है तुम्हें बता नहीं सकता। अरे आराम हराम है, पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तुम्हारी माँ हो गई है उस शिव के चक्कर में। शिव? कौन शिव? किसकी बात कर रही हो? और माँ? हे भगवान, पापा ऊपर क्या गए, माँ तो अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ रोज किसी शिव से मिलने बाहर जाती है, वो भी एकदम टिप टॉप बन के। अरे जितना मैं अपनी शादी में नहीं सजी, तुम्हारी माँ रोज उतना सजकर उस शिव से मिलने जाती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ का किसी शिव के साथ चक्कर चल रहा है? वैसे सच्ची चल रहा है क्या? नहीं तो क्या। अरे तुम खुद ही बताओ, कौन औरत किसी अनजान मर्द के लिए इतना सजती सवरती है? तुमको याद है, ऐसा तो मैं शादी से पहले जब तुमसे मिलने आती थी तभी सजती सवरती थी, और तो और रोज मिलने जाती हैं और देर देर तक बाहर रहती हैं। आज भी गई थी, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटी है। अब अपने कमरे में आराम कर रही हैं और खाना भी नहीं खाया, कह रही थी बाहर से खा कर आई हूँ। अब तुम खुद ही सोचो मैं क्या समझूं? नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम्हें समझने में कोई गलती हुई है। माँ ऐसी नहीं है, वो इस उम्र में ऐसी गलती क्यों करेंगी? वो मुझे नहीं पता, अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो कल खुद ही देख लेना। ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूंगा, तब देखते हैं। अगले दिन, बहू आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा के आऊंगी, ठीक है? वाह माँ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ खास दिन? अरे कुछ नहीं, वो बस मैं ना शिव से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, शिव से मिलने? उसमें इतना तैयार होने की क्या बात है? हाँ, वैसे आप तो हर कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। अरे कैसे तैयार होकर ना जाऊं? मैं चाहती हूँ कि मेरे शिव की नजर केवल मुझ पर रहे और किसी पर नहीं। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलती हूँ मैं, देर हो रही है। सास वहां से चली जाती है। सुना, अब तो भरोसा हुआ मुझ पर? मेरा शिव? अरे कौन है ये शिव, और माँ उससे मिलने क्यों जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम माँ जी का पीछा करेंगे कि ये चक्कर क्या है। तू चाह रही है कि हम माँ की जासूसी करें? अरे पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? अब चलो भी, कहीं माँ शादी करनी तो नहीं जा रही। बहू और बेटा मिलकर माँ का पीछा करते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। माँ इतना सच कर मंदिर क्यों आई है? मंदिर तो वैसे माँ रोज ही जाती है। हाँ, रोज बिना नागा और रोज इतना ही सज धज कर जाती हैं। वैसे इसके बाद कहाँ जाएंगी, सवाल तो ये है।
लगता है आज ये माँ जी कहीं उस शिव से शादी तो नहीं कर रही मंदिर में। हाय रे, इस बुढ़ापे में नए ससुर जी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम यहाँ टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स बनाना बंद करो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। बेटा बहू माँ के पीछे पीछे मंदिर जाते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं उसके बाद तो लो, वो देखो, हमारी मंडली की असली हीरोइन आ गई है। अरे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे। देर तो हो गई है, कहीं शिव नाराज ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, शिव का संगीत शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा है, मुझे लगा आज मुझे देर हो जाएगी। अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कहाँ। तुम तो इस मंडली में सबसे खूबसूरत हो। तुमसे ऊपर कोई भला रह सकता है? लो आ गए शिव, चलो चलते हैं। बेटा और बहू बाहर से सब सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। माँ जी, शिव जी भगवान को शिव बुलाती है। माँ जी इस शिव की बात कर रही थी और मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। माँ जी इतना सज सवर कर यहाँ मंदिर की मंडली में आती है और वो भी शो ऑफ करने के लिए। हाय रे माँ जी, कभी भनक तो लगने देती। अच्छा हुआ ना कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। तुम्हारी बातों में आ गया था मैं, और मैंने भी न जाने क्या क्या सोच लिया था। लेकिन अपनी आंखों से और कानों से सुनकर दिल को सुकून मिल गया। तुम्हारे जैसी औरत ना। अरे मैं भी क्या करती। माँ जी रोज घर से गायब रहती थी, वो भी पैसों के साथ, और रोज रोज शिव का नाम जपती थी। ऐसे में किसी को भी धोखा हो जाता। अरे शिव, भोले शंभू, कभी कुछ और भी तो बोल देती ना, तो मैं ये तो ना करती इनकी स्वाद। हाय रे, मैं भी ना। शर्म नहीं आई मेरी माँ के बारे में उटपटांग बोलने में? देखो अब, तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी सीरियल्स थोड़े कम देखा करो। खुद तो डरी और मुझे भी डरा दिया। चलो अब घर चलते हैं। वैसे एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। अब तुम्हें जो भी समझ नहीं आया उसके बारे में घर चलकर बात करते हैं। माँ ने यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जौनपुर जिले में एक परिवार रहता था, जहाँ देवरानी स्वाति और जिठानी सुषमा एक ही घर में साथ साथ रहा करती है। जिठानी सुषमा की बेटी का नाम है दिव्या और देवरानी स्वाति की बेटी का नाम है प्रियंका। दिव्या और प्रियंका की उम्र में 2 साल का अंतर था। दिव्या और प्रियंका की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उन दोनों की माँओं को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन दूर की एक रिश्तेदार का फोन सुषमा के पास आता है। प्रणाम काकी, आज कैसे याद आ गई हमारी? सुषमा, एक लड़का है, अपनी ही बिरादरी का है, लेकिन बाहर नौकरी करता है। भले लोग हैं। लड़का 2-3 महीने में एक बार ही घर आता है, इसलिए माँ बाप चाह रहे हैं कि लड़के के हाथ पीले कर दे तो उनके बेटे के अकेले होने की चिंता कम हो जाए। अगर तुम अपनी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो तो बिटिया की फोटो और बायोडाटा भिजवा दो, हम आगे भिजवा देंगे। हाँ काकी, लड़का तो हम अपनी बिटिया के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब ना नया जमाना है। अब सिर्फ माँ बाप की रजामंदी से ही रिश्ते तय नहीं होते। बच्चों को भी तो आपस में एक दूसरे को पसंद करना ज़रूरी है। आप एक काम करिए ना, आप लड़के वालों को हमारा नंबर दे दीजिए। हम एक बार बातचीत करके लड़के का फ़ोटो और बायोडाटा मंगवा लेते हैं। अगर फ़ोटो से हमारी दिव्या को लड़का पसंद आएगा तो फिर बात आगे चलाएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं लड़के की माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। 2 दिन बाद अथर्व की माँ जानकी का फ़ोन सुषमा के पास आता है। नमस्ते बहन जी, वो काकी जी से आपका नंबर मिला था। जी, दिव्या की फोटो हमें मिल गई है। आपकी बिटिया हमें बहुत अच्छी लगी। आप भी एक बार हमारे अथर्व का फोटो देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। फोटो में देखने पर अथर्व एक अच्छा खूबसूरत नौजवान दिखाई दे रहा था। उसकी शिक्षा, दीक्षा और नौकरी भी अच्छी थी। कुल मिलाकर परिवार में सभी को अथर्व पसंद आ गया था। बहन जी, फोटो से तो हमें अथर्व बहुत पसंद आया है। अब आप लोग चाहे तो एक बार आकर दिव्या को देख जाएं। बहन जी, अभी तो अथर्व बेंगलुरु गया है, फिलहाल तो 3 महीने वो नहीं आ पाएगा। और फोटो में तो हमें दिव्या पसंद ही है, बार बार दिखाने का चक्कर क्यों करना। आप लोग भी एक ही बार अथर्व के साथ दिव्या से मिलने के लिए आ जाएंगे। तब तक अगर आप चाहे तो दिव्या का नंबर दे दीजिए। बच्चे आपस में बात करके एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया है। शादी से पहले बच्चों का आपस में मिलना जुलना, बात करना बेहद आम सी बात हो गई है।
जानकी की बात सुनकर दिव्या की माँ उसका नंबर अथर्व की माँ को दे देती है। अब तो अथर्व और दिव्या लगभग हर रोज घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लगे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और हर गुजरते समय के साथ दिव्या का लगाव अथर्व की ओर बढ़ता ही जा रहा था। घर में सभी ये समझ गए थे कि अथर्व और दिव्या एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। देखते ही देखते 3 महीने का समय बीत जाता है। दिव्या दीदी, बहुत ही धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे जल्दी बताना, क्या खबर है? इतनी आसानी से नहीं बताने वाली, उसके लिए पहले थोड़ी रिश्वत लगेगी। अरे रिश्वत की बच्ची, तो बताती है कि नहीं? अच्छा बताती हूँ मैं। मेरे कान छोड़ो। ताऊ जी के पास अभी अभी अथर्व जीजू के पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि जीजू अगले हफ्ते बेंगलुरु से आने वाले हैं और संडे के दिन वो सब लोग आपसे मिलने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। सच? लेकिन अथर्व ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरी तो अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई है। अरे दीदी, आपको सरप्राइज देना चाह रहे होंगे ना, आप समझती नहीं हो। अब आप जीजू को अपने लुक से एकदम सरप्राइज कर देना। बिल्कुल स्पेशल तरीके से तैयार होना है आपको, जो एक बार जीजू आपको देखे ना तो देखते ही रह जाए। प्रियंका बहन दिव्या के साथ मस्ती मजाक कर रही थी और उधर उसकी माँ अलग ही चिंता में परेशान थी। सुनिए ना जी, दिव्या के लिए तो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। सुना है अगले हफ्ते वो लोग आकर रिश्ता भी पक्का कर जाएंगे। बस हमारी प्रियंका के लिए भी कोई ऐसा ही पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मिल जाए तो हमारी भी चिंता दूर हो जाए। खैर, अपनी अपनी किस्मत की बात है। वैसे तो हमारी प्रियंका दिखने में दिव्या से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे अगर रिश्ता चलकर आया भी तो किसके लिए? दिव्या के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो स्वाति? जैसे दिव्या के लिए अच्छा रिश्ता घर बैठे बैठे खुद चलकर आया है, हमारी प्रियंका के लिए भी जरूर कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और दिव्या भी तो अपनी बच्ची है, तुम ऐसी बातें अपने मन में क्यों लाती हो? ऐसी बात नहीं है कि मैं दिव्या का बुरा चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना। कभी कभी माँ का मन स्वार्थी हो ही जाता है। कभी कभी मन में ये बात आ ही जाती है कि काश अथर्व का रिश्ता दिव्या के लिए नहीं हमारी प्रियंका के लिए आया होता। स्वाति, अथर्व कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। तुम देखना, मैं अपनी लाड़ो के लिए अथर्व से भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। फिलहाल तुम चिंता छोड़ो और अभी के लिए भाभी की मदद करो। दिव्या के ससुराल वाले आने वाले हैं, उनको तैयारी में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी ना। ठीक है। जब से पता लगा था कि अथर्व के घर वाले दिव्या और उसके परिवार से मिलने के लिए आने वाले हैं, घर में सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए थे। जिस तरह से दिव्या और अथर्व की पिछले 3 महीने से बातचीत हो रही थी, सभी को ये अंदेशा था कि हो ना हो अथर्व के घर वाले आएंगे तो कम से कम रोका तो करके ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिव्या के घर पहुंच जाता है। आज दिव्या का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी जिसपे वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं देवरानी की बेटी प्रियंका ने आज एक सादा सा सूट पहना हुआ था और वो दौड़ दौड़ कर ताई जी की मदद कराने में जुटी हुई थी। दिव्या अंदर कमरे में बैठी हुई उसको बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी और प्रियंका हॉल में सबको नाश्ता परोस रही थी। तभी प्रियंका अंदर कमरे में आती है। दिव्या दीदी, अथर्व जीजू तो फोटो से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। आए, मेरा तो दिल ही आ गया उनके ऊपर। मार पड़ेगी यार तुझे, क्या बोल रही है? अरे दीदी, अब तो अभी से पॉसेसिव होने लगी, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, जीजू ना सच में बहुत ही हैंडसम है। प्रियंका की बात सुनकर दिव्या शर्म से लाल हो गई थी। कुछ ही देर में सुषमा ने दिव्या को बाहर हॉल में बुलवाया और अथर्व और उसके मम्मी पापा से मिलवाने लगी। आओ दिव्या बेटा, अंकल आंटी को प्रणाम करो और यहीं सोफे पर आकर बैठो। दिव्या अथर्व के मम्मी पापा को प्रणाम करने के बाद अथर्व के साथ सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर औपचारिक बातें करने के बाद, दिव्या बेटा जाओ अथर्व को ऊपर वाला फ्लोर भी दिखा लाओ, इसी बहाने तुम दोनों कुछ देर अकेले में बात भी कर सकते हो। ताई जी, आप चिंता मत करिए, मैं दीदी और जीजू को ऊपर वाले फ्लोर पर घुमा कर ले आती हूँ। प्रियंका अथर्व और दिव्या के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। जीजू, मेरे होने से आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ, आप लोग थोड़ी देर अकेले में बात कर लीजिए। अरे नहीं नहीं प्रियंका, तुम रुको ना, बातों का क्या है, बातें तो हम करते ही रहेंगे।
प्रियंका दिव्या और अथर्व के साथ रुक जाती है और कुछ देर तक वे लोग आपस में बात करने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अथर्व अपने पापा के पास जाता है और उनके कान में कुछ कहता है, जिससे उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये क्या बोल रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे ने? तुम्हारा लाडला कह रहा है कि वो दिव्या से नहीं प्रियंका से शादी करेगा। क्या? वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है। शादी तो इन लोगों को अपनी दोनों बेटियों की करनी है, बड़ी ना सही तो छोटी से ही सही। तुम माँ बेटा क्या बात कर रहे हो? अरे आप चुप रहिए जी, मैं बात करती हूँ। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं उसे ऐसे ही जबरदस्ती किसी लड़की के साथ नहीं बांधने वाली। भाई साहब, बिटिया तो आपकी दोनों ही बेहद खूबसूरत है, समझिए हीरा है हीरा। वैसे तो दिव्या भी किसी से कम नहीं है, लेकिन बात बस इतनी सी है भाई साहब कि अथर्व को प्रियंका ज़्यादा पसंद आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दिव्या के लिए नहीं, प्रियंका के लिए हमारे बेटे का रिश्ता मंजूर कर लें। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, बारात तो अभी हमारे घर से आपके घर ही आएगी। ऐसी बेहूदी बातें करने की आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? या आप सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने आई हैं? या आलू खरीदने का मन नहीं हुआ तो भिंडी का भाव तय करने लगी? आपके बेटे ने 3 महीने तक हमारी बिटिया से बातें की, उसकी पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई, हर पक्ष को अच्छे से समझा। उसे दिव्या पसंद थी, इसीलिए तो आप लोग चलकर आज हमारे घर तक आए ना। और यहाँ आकर आप अचानक से कह रहे हैं कि 3 महीने पुराना रिश्ता कुछ नहीं है, और आधे घंटे पहले एक नजर में देख लेने भर से आपके बेटे को हमारी छोटी बेटी पसंद आ गई। एक बार को आप कहते हैं कि आपको हमारी दिव्या पसंद नहीं है, तो फिर भी हम संतोष कर लेते कि ठीक है, नहीं पसंद तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन बड़ी को छोड़कर छोटी पर नजर डालने की आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई? आज इसे प्रियंका पसंद आ गई है, कल को कोई प्रियंका से भी अच्छी लड़की दिख गई तो प्रियंका को छोड़कर वहां रिश्ता करने पहुंच जाएंगे आप लोग। शर्म नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। अथर्व की बात सुनकर दिव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और प्रियंका दीदी की गुनहगार बनकर हक्की बक्की सी बूत बनी खड़ी हुई थी। अथर्व के परिवार के जाने के बाद वाह जीजी वाह, जब अथर्व का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आया था तो आप खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे आपके। और अब जब अथर्व ने मेरी लाडो को पसंद कर लिया तो भाई साहब ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी के भविष्य का फैसला लेने वाले आप लोग होते कौन हैं? आपको एक बार हमसे पूछना चाहिए था ना कि हमें ये रिश्ता करना है या नहीं। पागल मत बनो स्वाति, उस लड़की से अपनी बेटी ब्याह होगी जो हमारी बेटियों को दुकान पर रखे सामान से भी गया गुजरा समझ रहा है। रिश्ता एक के साथ पक्का हुआ और शादी उसे दूसरे के साथ करनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? वो लड़का हमारी बेटियों के लायक है ही नहीं। मैं जानती हूँ जीजी, मेरी प्रियंका आपकी दिव्या से ज्यादा सुंदर है, इसीलिए आप उससे जलती हैं। जैसे ही मेरी बेटी के लिए अथर्वा का रिश्ता आया, आपके सीने पर सांप लौटने लगा। क्यों, सही कहा ना? अमित, तुम अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। इसे होश नहीं है कि ये हम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। भाभी, आपकी तरह हम भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित हैं। अगर कोई भला रिश्ता हमारी प्रियंका को मिल रहा था तो इसमें आप लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। स्वाति बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी माँ और चाचा को अथर्व के लिए बहस करता देख दिव्या वहां आ जाती है। चाचा जी, आप प्रियंका की शादी अथर्व से करवा दे, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। मम्मी पापा को भी मैं समझा दूंगी। मम्मी, किसी की पसंद और नापसंद पर किसी का जोर नहीं होता। आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? हो जाने दीजिए ना प्रियंका और अथर्व की शादी। आप लोग बिना बात ही बहस कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे अथर्व से शादी करनी है या नहीं? अगर दुनिया में आखिरी लड़का बचा होगा ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ताऊ जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। आज मेरे लिए दीदी को रिजेक्ट कर रहा है, कल को कोई और मिल गई तो मुझे छोड़ देगा। 3 महीने तक दीदी से बात करने के बाद भी एक पल में वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। ऐसे लड़के की कोई विश्वसनीयता है क्या? मुझे उस फ्रॉड लड़के से शादी नहीं करनी, आज भी नहीं और कभी भी नहीं। और आप लोग उस फालतू टाइप के लड़के के लिए आपस में लड़कर परिवार को कमजोर कर रहे हैं। क्या हमारा परिवार इतना कमजोर है कि कोई भी अथर्व आकर हमें आपस में लड़वा देगा? प्रियंका की बात सुनकर स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जिठानी और जेठ से माफी मांग लेती है। इसके बाद वे सब फिर से एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं।